हाय गाइस, आज हम देखेंगे DTIDT का सर्टिफाइड कॉपी। इन्होंने 31 मार्क्स सिक्योर किया है एंड मेरे पास 38 मार्क्स वाली भी कॉपी है। एंड मैं अपनी खुद की 59 मार्क्स वाली कॉपी भी शेयर करूंगा आपसे, जिससे कि आपको पता चले कि प्रेजेंटेशन किस तरह से करना है। अब देखो, इन्होंने MCQ में काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं किया है, विच इज़ द मेन रीज़न ये फेल्ड हुए हैं DTIDT में। इनको फेल होने का रीज़न यही है कि MCQ में अच्छे से स्कोर नहीं किया, इसकी वजह से ये फेल हो गए थे। अब देखो, DTIDT के MCQs कहाँ से करें, तो MCQ बैंक जो इंस्टीट्यूट ने दिया है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में पास्ट ईयर के जो भी MCQs रहते हैं उनको करना चाहिए, एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो MCQs देते हैं वो करना चाहिए। एंड ऑन अदर हैंड आपको कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोविजन पता होने चाहिए। प्रोविजन अगर आपको पता नहीं है तो MCQs आपको हार्ड ही जाएंगे, भले ही कितने भी इजी MCQ आ जाए। अब देखते हैं इन्होंने प्रेजेंटेशन किस तरह से किया है। प्रेजेंटेशन में क्या है ना, इन्होंने सेक्शन बी लिखा है, ओके वेरी वेरी गुड। मिडल में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2A ये भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद में कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस मीना, जो भी इनका नाम है उनका लिखा है, ये भी अच्छे से किया है उन्होंने। अब यहाँ पे गलती क्या है ना, इन्होंने सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया ये लिखा, ठीक है। ये सब लिखने के बाद इन्होंने इसका बाइफिकेशन मतलब नोट कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। तो मुझे क्या लगता है, यहाँ पे अगर सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, यहाँ पे नोट 1 लिखना चाहिए ऐसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नोट 1, यहाँ पे लिखना चाहिए जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है सैलरीज रिसीव्ड एंड कंप्यूटेड इन इंडिया सो इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो इस तरह से उन्होंने ऊपर लिखना चाहिए था। एंड यहाँ पे प्रोविजन उन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पे ऐसे वर्डिंग्स यूज नहीं करनी चाहिए कि भाई रिसीव्ड इन एंड कंप्यूटेड इन इंडिया सो इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इस तरह की वर्डिंग नहीं आनी चाहिए। अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, इस तरह के वर्ड्स यूज होने चाहिए, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स जो भी प्रोविजन में दिए हुए वर्ड्स है, ठीक है, उनके मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आने चाहिए। अब यहाँ पे क्या वो प्रॉब्लम मालूम है क्या, इन्होंने प्रोविजन के वर्ड्स जो थे, अक्रूड हो गया, रिसीव्ड हो गया, बाकी जो अराइज हो गया, ये सब 3-4 वर्ड्स थे ना इंस्टीट्यूट के, वो यूज़ नहीं किए यहाँ पे। तो इसकी वजह से इनका ये जो पोर्शन है, ये सही होते हुए भी उनको गलत दिया गया। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज वहाँ पे वर्डिंग्स अच्छी नहीं थी, इसके लिए यहाँ पे वर्डिंग्स का प्रॉब्लम हुआ था। तो ये वर्डिंग्स ध्यान में रखना, अगर आप क्वेश्चन करते हो तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आने चाहिए, अगर वो नहीं आए तो इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स ले लेगा, ठीक है। बाकी सब इनका सही था, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स तो सही थे इनके, इनको 1.5 मार्क्स तो मिला था। अगर यहाँ पे वर्डिंग सही रहता ना इनका, ये पॉइंट्स फॉर टैक्सेबल इनकम का अगर पॉइंट सही रहता तो यहाँ पे इनको भी यहाँ पे अच्छे से मार्क्स मिल जाता, 1-2 मार्क्स मिल जाता। बट इन्होंने ये वर्डिंग्स यूज़ नहीं की इंस्टीट्यूट की, तो इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुआ। आई नो आपने आपकी वर्डिंग्स की यूज़ की, मुझे नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। बट इंस्टीट्यूट के कीवर्ड्स तो डालो, जिससे कि उनको भी पता चले कि भाई बच्चे ने पढ़ाई किया है, बच्चे ने पढ़ के आया है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाया था कि भाई वो रेसिडेंट है या नहीं है, उस तरह का। तो इसका उनको 1 मार्क मिल गया था। मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सैलरी वाला क्वेश्चन था। इन्होंने काफ़ी अच्छे से किया था ये क्वेश्चन। देखो, सेम टू सेम कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, ये काफ़ी अच्छे से उन्होंने लिखा है। ये हेडलाइंस लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है, डियरेंट्स अलाउंसेस कैलकुलेशन दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको प्रोविजन का सेक्शन है वो अंडर सेक्शन 16(1)(a) इस तरह से लिखा है, तो एकदम अच्छे से लिखा है इन्होंने। एंड यहाँ पे इन्होंने नोट्स लिखा है, इसके कैलकुलेशंस का ये दिखाया कि भाई किस तरह से HRA का कैलकुलेशन होता है। तो इसका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे देना चाहिए HRA में, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, यहाँ पे ऐसा वर्किंग नोट 1 करके ऐसा, या फिर नोट 1 करके यहाँ पे देना चाहिए, जिससे कि इंस्टीट्यूट को ईजी पड़े। एंड इसके ही इनको 7 मार्क्स मिल गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दे दिए। अदरवाइज अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है तो यहाँ पे नोट नंबर देना भूलना नहीं है आपको, ठीक है। हमेशा अगर आप प्रोविजन नीचे लिखना चाहते हो तो उसका नोट नंबर लिखिए, जिससे कि इंस्टीट्यूट को पता चले कि भाई ये HRA का अमाउंट कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। तो जैसे कि इंस्टीट्यूट आपको उस तरह के मार्किंग दे दे। तो इन्होंने 7 मार्क्स यहाँ पे गेन किए थे। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई थी इनकी। इनकी गलती ये हुई थी कि यहाँ पे GAV का कैलकुलेशन इन्होंने नहीं दिखाया था, स्टिल इंस्टीट्यूट ने 1 मार्क दिया था इनको। एंड बाकी सब के भी प्रोविजंस इन्होंने नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो प्रोविजन ना लिखने के कारण इनके मार्क्स कटे हुए हैं। एंड कुछ ना कुछ गलती हुई रहेगी इनकी। यहाँ पे देखो, इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए 2-2 लाख ही लिया है, जो कि नहीं है, 2 लाख नहीं है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट लोन होगा तो इनकी वहाँ पे गलती हुई थी। तो ओवरऑल पूरा क्वेश्चन ही गलत था। जहाँ पे इंस्टीट्यूट को लगा ये सही है, मतलब
अ, यहाँ पे देख सकते हो आप नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड की नेट एनुअल वैल्यू जीरो रहती है, तो इसको इन्होंने जीरो लिखा है वहां पे। तो इंस्टीट्यूट ने उसको 0.5 मार्क्स अवार्ड किया है। तो आप देख सकते हो कि पूरा क्वेश्चन गलत है, फिर भी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, पूरा 0.5 मार्क्स दिया हुआ है। एंड यहाँ पे प्रोविजन भी गलत था, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे भी कट कर दिया, नहीं तो इसके भी मार्क्स मिल जाते। इन्होंने ब्लैंक छोड़ा था। फिर उसके बाद हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आते हैं। शायद से इन्होंने प्रोविजन अच्छे से पढ़े नहीं है, या फिर अमेंडमेंट नहीं पढ़े नहीं है, इसकी वजह से इन्होंने इंडेक्सेशन का यूज़ कर लिया। इंडेक्सेशन की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया था। एंड ये कंसिडरेशन भी उन्होंने गलत निकाला था, तो क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। एंड यहाँ पे प्रोविजंस की कमी दिख रही है मुझे। यहाँ पे प्रोविजंस होने चाहिए थे कि भाई क्यों लॉन्ग टर्म यूज़ किया, क्यों इंडेक्सेशन यूज़ किया, उसका यूज़ क्यों है, उसका प्रोविजन क्या है, उसका सेक्शन क्या है, उसके बारे में वहाँ पे लिखना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं लिखा। और वो एक प्रॉब्लम था। यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का दिखाया था, तो यहाँ पे 2.5 मार्क्स मिले। अगर इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सही निकाला होता तो अच्छे से इनको मार्क्स मिल जाते। एनीवेज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ने इन्होंने बचा लिया। अब आते हैं हम अलग से क्वेश्चन पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला क्वेश्चन था। देखो, फिर से उन्होंने यही गलती की है। इन्होंने क्या किया है, वर्किंग नोट वन लिखना क्यों भूल जाते हो यार। प्रोविजन लिखने के बाद, प्रोविजन अगर नीचे लिख रहे हो तो उसका रेफरेंस नंबर देना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंटरेस्ट अर्न ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्होंने तो 50,000 लिख दिया, बट इसका प्रोविजन कौन लिखेगा, क्यों भाई, क्यों या आईएफओएस में इंक्लूडेड है, तो उसका प्रोविजन किधर लिखोगे आप। तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, ठीक है, इनकम अर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इट इज ऑल टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आपने तो इधर लिख दिया, बट इसका नोट नंबर आप इधर दोगे तो इंस्टीट्यूट को अच्छे से प्रेजेंट करने में इजी पड़ेगा। तो इसको इसका 0.5 मार्क्स मिला था। एंड ये डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका इनको 0.5 मार्क्स मिल गया था। बाकी इन्होंने क्या किया था, लॉटरी इनकम रिसीव्ड नेट, लॉटरी इनकम रिसीव्ड नेट, नेट में लिया हुआ है। बट हमको पता है कि भाई ग्रॉस में लेना चाहिए, जो भी लॉटरी इनकम होती है वो ग्रॉस में ही लेते हैं। मतलब यहाँ पे टीडीएस के सेक्शन आने चाहिए थे, वो टीडीएस का सेक्शन यहाँ पे नहीं आया, जो कि 10% या 30%, कुछ तो लॉटरी 30% है। तो 35,000 का 70% इंटू 30% कर देते तो 100% मिल जाता है इनको। तो वो वाला पर्टिकुलरली अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए था, बट इन्होंने प्रोविजन में गलती की, तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मार्क्स काटे। यहाँ पे उसके बाद परचेस फ्रॉम सोनू ज्वेलरी एंड एक्सेट्रा जो भी है। देखो, इनकी प्रोविजन में प्रॉब्लम थी, इनको प्रोविजन पे ध्यान देना चाहिए था, एंड प्रोविजन उसके अकॉर्डिंग लिखने चाहिए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते कि डिविडेंड अर्न इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके पीछे का रीजन दो कि भाई क्यों चार्ज हो रहा है वो। ठीक है, देन उसके बाद टोकन मनी रिसीव्ड एट सेलिंग एंड हाउस प्रॉपर्टी इट इज चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी एंड एक्सेट्रा, इसका भी इन्होंने गलत लिखा था। ठीक, टोकन मनी रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, अगर टोकन मनी रिसीव्ड होता है तो आई गेस वो मुझे आईएफआईएस में इंक्लूड करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़े प्रोविजंस उनके गड़बड़ हो गए थे। ये वाली लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की, वहाँ पे एक खराबी हो गई, तो इसकी वजह से इनको 0 मार्क्स मिला यहाँ पे। देखो, ठोकना है तो ठोको, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा दिमाग से ठोको। ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को भी लगे भाई ठीक है, तूने ठोका है, मैं तेरे को देता हूँ मार्क्स, बट मेरे अकॉर्डिंग तूने ठोका है, मतलब एज अ प्रोफेशनली ठोका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी वजह से इशू हो गया था, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही चला गया। एंड इन्होंने इनकम फ्रॉम, आई गेस इन्होंने टोटल इनकम का क्वेश्चन किया था। यहाँ पे पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते समय इन्होंने थोड़ा गलती कर दिया था। देखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूट को लगता है कि भाई मार्क्स देने चाहिए, इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिए हैं। जैसे कि ये टेक्सटाइल बिजनेस एंड डिप्रिसिएशन लेस करके ये जो अमाउंट निकाला उसके मार्क्स उन्होंने नहीं दिए हैं। बट स्पेकुलेशन बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, इसका करने के बाद इन्होंने मार्क्स दे दिया है। कैपिटल गेन का भी देख सकते हो। इन्होंने मार्क्स देते हैं, इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करती कि भाई मार्क्स नहीं देती, मार्क्स देते हैं। यहाँ पे प्रोविजंस की बहुत कमी है। ठीक है, प्रोविजंस लिखना आना चाहिए कि भाई अगर ये सेट ऑफ एंड लॉसेस का क्वेश्चन है, ठीक है, सेट ऑफ एंड लॉसेस का क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे, तो वहाँ पे एक प्रोविजन ऐसा लिखना चाहिए कि भाई क्यों सेट ऑफ कर रहे हैं, इसके साथ क्यों लॉस इसका सेट ऑफ कर रहे हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस का इसका कैरी फॉरवर्ड पीरियड क्या है, इसके बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब आप प्रोविजन के बेसिस पे ही आंसर करते हो। जैसे कि वर्किंग नोट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चाहिए होती है कि भाई इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, वैसे ही टैक्सेशन में आपको प्रोविजन बेस पे काम करना होता है।
ठीक है? अगर आप प्रोविज़न बेस पे काम नहीं करोगे तो इंस्टीट्यूट आपको 2-3 ऐसे ही मार्क्स देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा, ठीक है? एंड ये अदर क्वेश्चन था टोटल इनकम का, सेम टू सेम इन्होंने किया। देखो यहाँ पे देखो, डिडक्शन अंडर 80C 80, ठीक है? इसके इनको कितने मार्क्स मिले? 1 मार्क मिला। अगर आपने देखो पूरा क्वेश्चन इनका गलत है, फिर भी इनको इन्होंने बस डिडक्शन के मार्क्स ले लिए, 1 मार्क ले लिया, ठीक है? एंड इन्होंने थियरी अच्छे से किया था, इसका 3.5 मार्क्स मिला। देखो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स वाइज लिखे हैं एंड उसके पॉइंट वाइज इनको मार्क्स मिले हैं। बाकी इनका थियरी इन्होंने ज़्यादा अटेंड नहीं किया था, सो इसकी वजह से इनको 31 मार्क्स मिले। काफ़ी गलतियाँ थी इनकी, प्रोविज़न अच्छे से पढ़ा नहीं था, इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब देखते हैं मेरी वाली कॉपी मैंने क्या-क्या गलती की थी। देखो अगेन मैंने 16 मार्क एमसीक्यू में स्कोर किए थे, बट मेरा अगर नीचे देखोगे तो नीचे सब मैंने 7, 5, 6 इस तरह के मार्क्स गेन किए हैं, जिससे कि मुझे 59 स्कोर करने में आसानी पड़ी। तो देखते ये पहले के वक़्त में जून 2024 में ऐसे एमसीक्यूज़ लिखने होते थे, अभी ओएमआर शीट के एमसीक्यूज आ गए, तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है। अब देखो मैंने भी गलती क्या की थी, मैंने टोटल इनकम को क्वेश्चन किया था, मैंने सैलरी की इनकम में कंप्यूटेड सैलरी में अंडर सेक्शन 16 का ये लगा दिया था, डिडक्शन लगा दिया था, इसके मार्क्स काटे मेरे। देन उसके बाद में मैंने देखो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी लॉस अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का मैंने सेट ऑफ कर दिया था, उसका हाफ हाफ मार्क्स मिला। यहाँ पे भी हाफ मार्क मिला, यहाँ पे भी हाफ मार्क मिला। ऐसे हाफ मार्क करते 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 मैंने कितने मार्क्स जोड़े, यहाँ पे देखो मैंने प्रोविजंस किस तरह से लिखे, देखो under observed depreciation can be carry forward for unlimited years, carry forward loss for speculation business only carry up to 4 years। देखो इंस्टीट्यूट ने कितना मार्क्स दिया है मुझे, 1 मार्क दिया है, ठीक है? तो आपको भी ऐसे प्रोविजन लिखने आने चाहिए। अगर आप प्रोविजन नहीं लिखते तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड देन देखते हैं यहाँ पे कंपटीशन मैंने किया था टैक्सेबिलिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने हाउस प्रॉपर्टी का मैंने निकाला था, हाफ मार्क मिल गया मुझे। पीजीबीपी का मैंने निकाला था, हाफ मार्क मिल गया। आईएफओएस का गलत हुआ था, इसके लिए 0 मार्क्स मिला। यहाँ पे आईएफओएस का नहीं मार्क्स मिला। देखो अगेन मैंने यहाँ पे सेक्शन 80C का बताया था एंड सेक्शन 80G इन दोनों का बताया था, तो मेरे को 1 मार्क मिला। अगर आप टोटल इनकम को क्वेश्चन करते हो, वो कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम होता है, अगर आप वो करते हो तो आपको डिडक्शन का सिर्फ लिखने का 1 मार्क मिलता है, बाकी आप हेड के करोगे तो हाफ मार्क 1 मार्क ऐसे मिलता जाएगा। अगर इंस्टीट्यूट को लगा कि भाई और प्रोविजन आनी चाहिए थे तो इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स काटेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत किया था, तो इसकी वजह से मुझे 2.5 मार्क्स मिल गए थे। देन उसके बाद में मैंने जीएसटी का कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन किया था। देखो कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन करते करते मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहले इंट्रो दिया था थोड़ा सा। देन उसके बाद मैंने टर्नओवर के बारे में बताया था कि भाई कंपोजिशन स्कीम को एप्लीकेबल कौन कर सकता है, अवेल कौन कर सकता है, एंड उन स्टेट का भी नाम लिखा, इसका 1 मार्क मिला मुझे। यहाँ पे 1 मार्क मिला, देखो टर्नओवर लिखने का 1 मार्क मिला एंड ये 75 लाख का टर्नओवर लिखने के 1 मार्क मिले, ठीक है? देन उसके बाद मैंने केस स्टडी को एक्सप्लेन किया, आप रीड कर सकते हो मेरी कॉपी, ठीक है? आप रीड करके देख सकते हो, ये क्वेश्चन जून 2024 का है कंपोजिशन का, इस बार भी आने के चांसेस है। देन उसके बाद मैंने सिनेरियो एक्सप्लेन किया उनको कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर इतना है, दैट्स व्हाई ही इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद देखो कंक्लूजन लिखने का मुझे 1 मार्क मिला। मैंने ये क्या यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पूरा मैंने एनालिसिस करके बताया इंस्टीट्यूट को कि भाई पूजा ने क्या क्या करना चाहिए एंड पूजा क्यों कंपोजिशन स्कीम में एप्लीकेबल है, ठीक है? देन उसके बाद में ये अदर वाला क्वेश्चन था, ये भी मैंने वैसे ही अटेंड किया। कंपोजिशन का इस गेम का क्वेश्चन था, अगेन यहाँ पे मेरे को 7 आउट ऑफ 7 मिले इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो इसका मार्क्स मिलने का कारण यही है कि मैंने अच्छे से प्रेजेंट करके रखा था। थियरी वाला क्वेश्चन जो होता है कंपोजिशन स्कीम का, वो थियरी नहीं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, हमेशा देखना, ठीक है? तो उसको मैंने अच्छे से प्रेजेंट करके रखा था। देन इसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन था। देखो ये टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई में गुड्स का एक था और सर्विस का एक था। मेरा गुड्स वाला सही आया था, सर्विस वाला गलत आया था। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मेरे को गुड्स के लिए 3 मार्क्स दिया, बट सर्विस के लिए मुझे 0 मार्क्स दिया, ठीक है? तो 7 में से मेरे को 3 मार्क्स इसका बस गुड्स का ही मिला था, ठीक है? तो अगर आप टाइम वैल्यू सप्लाई करते हो और गुड्स और सर्विसेज दोनों बोलता है, तो आपको गुड्स का 3 मार्क्स रहेगा और सर्विस का 4 मार्क्स रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, ठीक है? अगेन मैंने यहाँ पे थियरी अटेंड किया, सॉरी थियरी बोल रहा हूँ मैं, केस स्टडी अटेंड किया था। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का थियरी था एक्चुअली ये। एंड देखो मैंने कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है। मैंने सबसे पहले बताया कि भाई रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में अप्लाई करना चाहिए एंड कितने दिनों में होना चाहिए एंड कैसे होना चाहिए। देन उसके बाद में मैंने इफेक्टिव डेट के बारे में बताया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भाई इफेक्टिव डेट के बारे में बताओ। तो ये प्रोविजन लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर ये प्रोविजन नहीं लिखोगे
तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। देखो एग्जामिनर को मैं चांस ही नहीं दिया भाई, 3 में से 3 दे दिए उसने, मेरे को देख के ही 3 में से 3 दे दिए। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि भाई इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होनी चाहिए, तो 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिले मुझे। मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की इसमें, मैंने खुद के लिए खुद का आंसर लिखा है। बट मैंने वर्डिंग्स देखोगे ना आप, तो मैंने वर्डिंग्स जो यूज़ की है, जो वर्डिंग्स यूज़ की है वो इंस्टीट्यूट की है, जैसे कि एक्सीडिंग एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, प्रिसीडिंग प्रिसीडिंग ऐसा वर्ड यूज़ किया है। देन उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एक्सीडिंग एग्रीगेट टर्नओवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन ग्रांट रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करोगे ना तो ही इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देगा, अदरवाइज इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं देगा। देन यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन था, दूसरा वाला क्वेश्चन में भी मैंने 6 मार्क्स गेन किए थे, ये वाले क्वेश्चन में। देन कस्टम का क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ ना, कस्टम मेरे को बिल्कुल नहीं आता, बट फिर भी मैंने कुछ ना कुछ एड लेस कर करके भाई लास्ट मिनट में जो भी देखा था वो याद कर करके लिखा था, तो इसको मेरे को 1.5 मार्क्स मिले एंड हाफ मार्क मिले, तो मुझे यहाँ पे करीब करीब 2 मार्क्स मिले थे इसके। एंड मैंने प्रोविजन लिखने की कोशिश की बट मुझे प्रोविजन नहीं आया अच्छे से, यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था, कट कर दिया था। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4A जो भी क्वेश्चन था, ठीक है, कैपिटल गेन का, यहाँ पे देखो मेरी भी गलतियाँ हो गई थी, बट देखो मैंने यहाँ पे कंसिडरेशन ये क्यों होना चाहिए इसके बारे में प्रोविजन लिखा है। ऐसे ही आपको प्रोविजन लिखना चाहिए कि भाई ये कंसिडरेशन क्यों होना चाहिए इसके बारे में। देखो यहाँ पे मेरे को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक अलग से 1 मार्क मिला है, यहाँ पे अगर बराबर था तो। देन उसके बाद एग्जामिशन के एग्जामिशन का प्रोविजन भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई एग्जामिशन अंडर 44EC क्यों होना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे भी मेरे को आधा मार्क्स मिला। तो ऐसे कर करके आपको मार्क्स मिलने चाहिए। देखो यहाँ पे और एक मैंने नोटिंग कर दी कि भाई बॉन्ड्स इन्वेस्टेड शाल बी एग्जेम्प्टेड मिनिमम ऑफ, इसका भी प्रोविजन मैंने बता दिया, ठीक है। एग्जामिशन अंडर 44EC कैन नॉट अवेल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज इन जून 2023 बिकॉज ऑफ 6 मंथ्स लैप्स। देखो ये लैप्स यूज वर्ड किया, आप क्या करोगे, 6 मंथ्स गॉन, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं आपको, अच्छे से समझना है किस तरह से करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे IFRS का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे मैंने प्रोविजन, हर जगह मैंने प्रोविजन लिखा है, हर जगह। आपको पता है ये विनिंग फ्रॉम गेम शो, एंड ऐसा था, विनिंग फ्रॉम गेम शो था। तो देखो यहाँ पे उन्होंने नेट वाला दिया था, तो मैंने क्या किया था, 100% पे लिया था उसको, ठीक है। तो 1,25,000 अमाउंट आना ही चाहिए था। तो अगर वो बंदे ने भी अगर वही किया रहता, ठीक है, अगर वो बंदे ने भी वही किया रहता, नेट की जगह पे ग्रॉस वाला अमाउंट लेता, तो उसको 1 मार्क मिल जाता, जैसे कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मुझे दिया है। यहाँ पे देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंने यहाँ पे प्रोविजन नहीं लिखा, तो मुझे हाफ मार्क ही मिला है बस। देन यहाँ पे पेंशन का मैंने प्रोविजन लिख के उनको एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसका मुझे 1.5 मार्क्स मिला। एंड ये मशीनरी रेंट पे दिया हुआ था, इसका भी मेरे को हाफ मार्क मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने मशीनरी का भी बता दिया कि कैसे कैलकुलेशन होना चाहिए था, रेंट रिसीव ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका मैंने कैलकुलेशन करके दिया, तो 1 मार्क मुझे वहाँ पे मिल गया। तो 4.5 मार्क्स एक तरह से मुझे IFRS में मिल गया था। लेकिन उसके बाद मैंने अगेन थियरी अटेंड किया था। ये थियरी किसका था, PGBP का था। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं है उसके बारे में था। तो मैंने यहाँ पे देखो प्रोविजन एक्सप्लेन किए, मैं प्रोविजन को लेके काफ़ी ये रहता हूँ, मैं प्रोविजन हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। और बाकी लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई प्रोविजन एक्सप्लेन करो, अगर एग्जामिनर को प्रोविजन एक्सप्लेन नहीं करोगे तो वो काटेगा आपके मार्क्स। मैंने एक भी चांस नहीं दिया उसको काटने का, ठीक है। हालांकि वो काट के चली गई, वो अलग बात है। देन इसके बाद ये देखो, मिस्टर रमन टर्नओवर कितना है, 2 करोड़ 99 लाख एंड शाल नॉट एक्सेड रुपीज 3 करोड़, बट हिज 5% कैश शुड नॉट लिमिट टू 14। सो इस तरह का प्रोविजन लिखने के मुझे कितने मार्क्स मिले, 2 मार्क्स मिले, ठीक है। देन उसके बाद ये केस स्टडी एक्सप्लेन करने के 2 मार्क्स मिले, ये पूरा कैलकुलेशन दिखाने के मेरे को 3 मार्क्स मिले। तो ये क्या मतलब, मैंने कितना कितना बड़ा आंसर लिखा, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखा, फिर भी फुल मार्क्स मिले मुझे। मेरा यही इशू नहीं है, मतलब मेरा यही रहता है कि भाई मैं प्रोविजन एक्सप्लेन करूँ सामने वाले को, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना आए। एंड ये HP का क्वेश्चन था, मैंने ऐसे ही कुछ ना कुछ करके रखा था, तो इसने हाफ ऑफ मार्क्स दे के मुझे 5 मार्क्स दे दिए थे। हालांकि ये क्वेश्चन देखा जाए तो HP का गलत था, ठीक है, मेरे एंड से गलत था, फिर भी उसने मेरे को हाफ मार्क कर करके 5 मार्क्स दे दिए। तो राइट आंसर के बस कितने मार्क्स थे, 7 मार्क्स थे। अब देखते हैं हम लोग तीसरी वाली कॉपी में देखो, यहाँ पे इन्होंने छोटी मार्क्स स्कोर किए हैं MCQ में, जो कि मतलब काफ़ी लो है, ठीक है। इतने कम मार्क्स है, फिर भी इन्होंने 38 स्कोर किया है। अगर यहाँ पे 10 मार्क्स और बढ़ा दो आप, तो 48 मार्क्स हो जाएंगे इनके।
अब देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। देखो इन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि भाई किस तरह से प्रोविजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड इसका भी इनको 1 मार्क मिला है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप ये स्टाइल कॉपी कर सकते हो कि सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2A। वर्किंग्स यहाँ पे इन्होंने अच्छे से करके रखा है। इसका इंस्टीट्यूट ने 1-1 मार्क्स दिया है। देखो इंस्टीट्यूट को इसकी परवाह नहीं है बिल्कुल भी, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इंस्टीट्यूट को परवाह है इसकी। ये प्रोविजन जो लिखा है ना, इसका 1 मार्क दिया है उन्होंने, ठीक है। फिर भी आप चाहिए तो, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो ऐसे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने बस लिखा है कि भाई क्या ऐड होना चाहिए, क्या ऐड नहीं होना चाहिए, बाकी प्रोविजन इन्होंने नहीं लिखा, तो इसके लिए इनको 2.5 मार्क्स मिल गए। देन उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन जो था जेएवी का था, तो जेएवी इन्होंने निकाला, ठीक है। जेएवी निकाला, 30% एनएवी निकाला। इंटरेस्ट ऑन लोन का इनको देखो 2,50,000 इन्होंने पूरा ले लिया, तो इंस्टीट्यूट ने इनको 0.5 मार्क्स दे दिए, ठीक है। बाकी इन्होंने जो भी कैलकुलेशंस किए थे इसकी वजह से इनको 2 मार्क्स मिल गए थे। देखो यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन वाला यूज़ किया, कंपटीशन ऑफ जेएवी, जैसे कि हालांकि आपने पहले कॉपी में देखा था। देखो यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नोट साफ साफ लिखा है कि भाई वर्किंग नोट दिया हुआ है, तो इससे कि इंस्टीट्यूट को पता चले कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो इनको 6 लाख लेना चाहिए था, बट इन्होंने 5,50,000 ले लिया, तो इसकी वजह से इनका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। अगर इन्होंने 6 लाख लिया होता तो इनका सही आता, बट यहाँ पे 6 लाख से आना चाहिए था। एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा था, आपने कम लिया था, ठीक है। इसकी वजह से मार्क्स कट डाउन हो गए थे। तो यहाँ पे हमने देखा प्रोविजन लिखा है अच्छे से, ठीक है। वही सेम टू सेम है कि भाई प्रोविजन लिखो और मार्क्स लेके जाओ। देन उसके बाद में इन्होंने सैलरी वाला क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश की, बट इनका एचआरए गलत हो गया था, तो बस बेसिक सैलरी डीए के मार्क्स मिले इन्होंने इनको, और गिफ्ट के मार्क्स मिले, तो आई गेस 1.5 मार्क्स इनको टोटल मिले। एंड इन्होंने प्रोविजन भी नहीं लिखा था एचआरए का, तो इनको कुछ नहीं मार्क्स मिले इसके, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आई गेस कंपटीशन इनकम बिजनेस प्रोफेशन, इन्होंने बिजनेस प्रोफेशन का क्वेश्चन करने की ये की। इनको देखो 5 मार्क्स मिले। देखो इन्होंने कितना लिखा है, बस एडलेस किया है। पीजीबीपी में क्या करना होता है, एडलेस करना होता है। इन्होंने पता था कि इनको पता था कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, तो इन्होंने सही से ऐड किया था। देखो यहाँ पे देखो सही से ऐड किया था, सब सही से लेस किया था, एंड प्रोविजन भी लिख के दिया था, ठीक है। इसके लिए इनको 5 मार्क्स मिले, पूरे 5 मार्क्स मिल गए, ठीक है। आपको भी इस तरह से लिखना है, ठीक है, पीजीबीपी का क्वेश्चन अगर होगा तो। एंड ये बाकी क्वेश्चन इन्होंने गलत किया था, आई गेस ये कस्टम ड्यूटी का था, ठीक है। बट इन्होंने फैक्ट ऑफ एनालिसिस में ये लिखा हुआ था, तो इनको 1.5 मार्क्स मिल गए थे। जहाँ जहाँ से मार्क्स मिले इनको मिल गए थे। हालांकि देखा जाए तो कॉपी अच्छी है, बट इनको प्रोविजंस पे काम करना चाहिए अलग से। ये टोटल इनकम का क्वेश्चन था। टोटल इनकम के क्वेश्चन में सॉरी, ये सेट ऑफ एंड लॉसेस का क्वेश्चन था, एंड इन्होंने अच्छे से लिखा है, प्रोविजन भी एक्सप्लेन किया है थोड़ा बहुत, बट स्टिल और अच्छा कर सकते थे ये। इसकी वजह से मार्क्स बहुत कटे इनके, एंड इनका एक ही प्रोविजन सही था, इसकी वजह से इनको और 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल गया, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से ही प्रिपेयर करना है आपको। देन ये वाला क्वेश्चन भी इनका सही था, क्वेश्चन नंबर 5B। ये देखो यहाँ पे इन्होंने टैक्स लाइबिलिटी अंडर और रिजिम बताया कि 4% इस तरह से होता है, अंडर 115 BAC इतना होता है, बट इनका कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। अदरवाइज इनका पूरा टोटल क्वेश्चन सही था, सो 4.5 मार्क्स मिले। अब मेरे को यहाँ पे यहाँ पे अच्छा क्या लगा मालूम है क्या, इन्होंने कंक्लूजन दिया कि विच इज़ द बेस्ट फॉर द एसएस, मतलब एसएससी के लिए बेस्ट क्या है, न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उनको बताया कि भाई टैक्स रिजीम के अंडर ये होना चाहिए, न्यू टैक्स रिजीम इनको बेनिफिशियल है एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसका उनको आधा मार्क्स मिला होगा। देन आईएफएस का क्वेश्चन यहाँ पे भी गलती हुई थी प्रोविजंस में। देन बाकी क्वेश्चंस में भी इनकी गलतियाँ हुई थी, बट हाँ हालांकि देखा जाए तो कॉपी अच्छी है इनकी, बट स्टिल दे नीड टू वर्क ऑन इट। एंड इस तरह से ज़्यादा बड़े प्रोविजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट बस ये प्रोविजन के मार्क्स देते, इसके मार्क्स देते, ये ऊपर वाली का बस ऐसा टिक मार्क देगी, बाकी मार्क्स नहीं देंगी, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि टैक्स इज बेस्ड ऑन ऑल अबाउट प्रोविजंस। अगर आपके प्रोविजंस ठीक ठाक हो, ठीक है, अगर आपके प्रोविजंस ठीक ठाक हो तो आपको टैक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरी कॉपीज है, मैंने 3 कॉपीज दिखा दी है आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। एंड मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आपका। एंड थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।